आदाब। मैं दीप्ति श्रीवास्तव हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हम अपनी आज की पेशकश में बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। हम समझेंगे कि ये कैसे पूरा ई कॉमर्स इकोसिस्टम वर्क करता है, कैसे घर बैठे आपकी एक फिंगर क्लिक से आप कोई भी अपना पसंदीदा प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और वो सीधे आपके घर तक डिलीवर हो जाता है। क्या सिस्टम, क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है, हम ये जानेंगे। हम साथ में ये भी बता दें कि अगर हमारा युवा अगर ई कॉमर्स को अपना करियर गोल बनाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, कौन से सही कदम उठाने चाहिए। बस इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है हमारे 3 खास मेहमानों को। ई कॉमर्स एक्सपर्ट मिस्टर अभिषेक रंजन, मिस्टर मनीष नैयर रिटेल एक्सपर्ट और कुमार अनिकेत जी फाइनेंस एक्सपर्ट। हम आप तीनों का तहे दिल से अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जाता रहेगा। तो हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। मेरा पहला सवाल अभिषेक रंजन जी से होगा। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से की फैक्टर्स किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को जानना चाहिए। राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केट रिसर्च या राइट माइंडसेट, आपके हिसाब से क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी न्यू एज एंटरप्रेन्योर के लिए। मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आदाब। और मैं जैसे आपने सवाल पूछा है मेरे से कि क्या सबसे पहले ज़रूरी है, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो माइंडसेट है, क्योंकि माइंडसेट आपको बताता है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए जी। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये तैयार होना पड़ेगा कि आप बीपी के लिए तैयार रहिए। आपके ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं, आपकी एंग्जाइटीज इश्यूज बढ़ सकती है और रात की नींद बेचने की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। कहने का मतलब इससे आपको परेशान नहीं होना है, बस ये बताने का चीज़ ये है कि आपको इसको अपने एक छोटे बेबी की तरह देखना है। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो रात में रोता है, जगाता है पूरे परिवार को। तो बिज़नेस बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप नर्चर करते हैं। अब रही बात कि अगर किसी को ई कॉमर्स में एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो माइंडसेट के बाद आपको आता है कि करना क्या है, क्या प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो मैं 2 चीज़ें बोलता हूँ कि आप ज़रूर खुद से ये सवाल करें कि इज़ इट वाइएबल, क्या ये करना जो है प्रैक्टिकल है। जो भी हम प्रोडक्ट सोच रहे हैं या जो भी हम आइडियाज़ सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। अगर इसका आंसर आपका यस है तो ठीक है, नो है तो उस आइडिया को ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपका आंसर यस है तो फिर सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है कि इज़ इट स्केलेबल, क्या हम इसको स्केल कर सकते हैं, ये बिज़नेस हमारा कितना बड़ा हो सकता है। अगर इसका आंसर भी यस है तभी आपको उस बिज़नेस पे आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट बेचना क्या है, तो उससे पहले भी कुछ की पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो हमें रिटर्न्स का एस्पेक्ट देखना है। हमें कायदे से वो प्रोडक्ट्स करने चाहिए जिन पे रिटर्न्स बहुत कम हो, और दूसरा उसकी पैकेजिंग ईजी हो। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट ना करें जिसकी पैकेजिंग डिफ़िकल्ट हो, वॉल्यूमेट्रिकली लॉजिस्टिकली उसको मैनेज करना मुश्किल हो। और तीसरा फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान रखना है लोकल रूल्स के बारे में। जैसे हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, अगर मैं बात करूं किचन प्रोडक्ट्स के बारे में या टॉयज़ के बारे में, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है जिसपे BIS के रूल लगे हुए हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी ऐसे लोगों से कोई प्रोडक्ट ना प्रोक्योर कर रहे हो जो हमारे कंट्री के लोकल लॉज को, रूल्स को जो है गलत कर जा रहा हो उसके साथ। तो हमें इन पैरामीटर्स को ध्यान रखना है अपने ई कॉमर्स लॉन्च करने से पहले। बहुत ही खूबसूरती से अभिषेक जी आपने बताया और ये हम समझ पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपने अभिषेक बताया कि ये एक्सपोर्ट या ई कॉमर्स बिज़नेस या रिटेल बिज़नेस एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे हम बच्चे को ग्रो करके
उसको बड़ा करते हैं। सो जो परेशानियां रास्ते में आती हैं उनको कैसे हैंडल करता है एक इंसान, आपने उसके बारे में बताया। और ये कि नए एंटरप्रेन्योर के लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ही समझने की बात है। मैं मनीष जी अब आपसे बात करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप ये बताएं कि कैसे ई कॉमर्स बिजनेस और रिटेल का कोलैबोरेशन आप बताते हैं कि क्या कोलैबोरेशन है और कैसे आपको लगता है ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है, रिटेल और ई कॉमर्स बिजनेस, और कैसे ई कॉमर्स रिटेल को स्ट्रेंथन कर सकता है। मैं डीडी के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ई कॉमर्स और ऑफलाइन रिटेल कोई अलग चीज़ नहीं है। इट्स ऑल नोन एज बिजनेस। हर चीज़ बिजनेस से रिलेटेड है। सो आदान प्रदान जो है इसमें प्रोडक्ट का होता है। ई कॉमर्स जो है हमें स्ट्रेंथ देता है बेसिकली टेक्नोलॉजी का, डाटा का एंड फास्टनेस का। बट जो ऑफलाइन है वो हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है बेसिकली प्रोडक्ट क्या है। तो आज का जो कस्टमर है वो ये जान पाता है ऑफलाइन जाके कि प्रोडक्ट रियल टाइम उसके यूजेज का है या नहीं है, उसको ईज़ में एंड यूज़ में कितना आ सकता है। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑफलाइन रिटेल। सो ये दोनों एक साथ ही चलेंगे, ये दोनों अलग पार्ट नहीं हैं। दैट्स व्हाई आई कॉल इट बिजनेस ओनली। ये एक बिजनेस है। सो थैंक यू सो मच सर। सो मेरा तीसरा सवाल अनिकेत जी से है। अनिकेत जी, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स की कंपनी हो या कोई और कंपनी, रजिस्ट्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड या फर्म किसी एक नए एंटरप्रेन्योर को कंपनी खोलने के लिए किस तरीके से और किस रजिस्ट्रेशन से अपने कंपनी को इनरोल करना चाहिए। अदिति जी धन्यवाद। ई कॉमर्स में या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते समय आपके पास नॉर्मली जो है ना 3-4 स्ट्रक्चर हैं। एक है प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक है पार्टनरशिप फर्म, एक एलएलपी हो गया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं जो नॉर्मल एडवाइस देता हूँ ये है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तभी बनाओ जब कोई इन्वेस्टर से आपकी बातचीत चल रही है या आप वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट के लिए ही बना रहे हो। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बनाने होते हैं, शेयर होल्डर रखना होता है और बहुत ज़्यादा कंप्लायंस होते हैं और ऑडिट। वो करने का तुक तभी बनता है जब आपके पास इन्वेस्टर की बैकिंग आने की गुंजाइश हो, उस पर आप खेल रहे हैं। ई कॉमर्स में मोस्टली होता क्या है, प्रोडक्ट कम होता है। जो लोग लेके आ रहे होते हैं वो अपना जो है प्रोडक्ट बेच रहे हैं एग्जिस्टिंग जो ई कॉमर्स पोर्टल्स है। आप अपना प्लेटफॉर्म ला रहे हो तो वहाँ वैल्यूएशन होता है। तो उसमें जो बेस्ट मॉडल है वो है प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ अलाउड है, कंपनी क्या है, अलग पर्सन है। आपकी कंपनी में कमाई हुई, वो कमाई आप अपने यूज़ के लिए निकालोगे तो उस पर टीडीएस लगता है, टैक्स लगता है। एलएलपी में, पार्टनरशिप फर्म में या खुद में निकालोगे तो वो ड्राइंग्स में आता है, आपका टैक्स सेविंग हो जाता है, टीडीएस नहीं लगेगा। दूसरा, आपको बहुत सारे फॉर्म नहीं फाइल करने अनलेस आप एक क्रिटिकल टर्नओवर क्रॉस करो जो 40 लाख की है, आपको ऑडिट नहीं कराना। तो इसलिए मेरा ये है कि भाई आप ये प्रेफर करो। एक और मॉडल है जो काम में आता है, अगर आप मान लो कि आपके पास काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं और हाथ का काम करने वाले बहुत लोग हैं या एक पर्टिकुलर तरह के लोग हैं जो वो बनाते हैं, तो आप क्या करते हो कि ये सब छोड़ के कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स फ्री है। आपको वहाँ पे एडवांटेज ये है कि भाई अगर कोई हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बना रहा है, हाथ से उसने कुछ बनाया और वो आप लिस्ट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू आप बेच दो। इट डिपेंड्स, जो चॉइस है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या चाह रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। थैंक यू सो मच सर। अभिषेक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को कितना पैसे का इन्वेस्टमेंट दिमाग में रख कर आगे बढ़ना चाहिए, और कॉस्ट के बारे में बताइए कि कॉस्ट का
प्रोडक्ट कॉस्टिंग का ई कॉमर्स में क्या रिलेशनशिप है और क्या इम्पोर्टेंस है? मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं कॉस्टिंग पे पहले बोलूँगा कि 80% ऑफ द बिजनेसेस जो आज ई कॉमर्स पे रन कर रहे हैं, चाहे वो सेलर साइड से रन कर रहा हो या किसी ने अपने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म बनाए हैं, 80% बिजनेसेस जो है लॉस कर रहा है क्योंकि उनको कॉस्टिंग का नॉलेज नहीं है, उनको खर्चे का नॉलेज नहीं है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ, फैक्ट्रीज से मिल चुका हूँ, सेलर से मिल चुका हूँ, वो मुझसे कहते हैं जी लोग 299 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट तो 80 रुपये का आता है, इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, मैं तो 149 में बेच दूंगा, मैं तो 199 में बेच दूंगा। उनको ये पता ही नहीं होता कि इसमें एक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगा हुआ है, पैकेजिंग के कॉस्ट लगे हुए हैं, आपको रिटर्न्स को ध्यान में रखना है कि रिटर्न्स कितना आ रहा है, जो रिटर्न आ रहा है वो सेलिंग कंडीशन में है या डैमेजेस में आ रहा है। बिल्कुल। फिर आप जिस प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं आपको जीएसटी उस पूरे प्राइस पॉइंट पे भरना है। तो इसकी कैलकुलेशंस लोगों को नहीं पता होती है। तो कैलकुलेशन एक बहुत क्लियर पैरामीटर है। जब तक किसी को रिटेल के कैलकुलेशन सही से समझ में नहीं आए तो मैं उनसे यही आग्रह करता हूं कि पहले आप अपनी मैथमेटिक्स को सही कर लें। जब आपका कैलकुलेशंस आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए तभी आपको ई कॉमर्स के अंदर वेंचर करना चाहिए। अब दूसरा आपने सवाल किया था कि कितने खर्चे इसके लिए आते हैं अगर किसी को ई कॉमर्स करना है तो। अब इसके दो पहलू हैं। अगर आपको सिर्फ सेलर बनना है, जैसे आपको कोई भी मार्केट प्लेस मॉडल पे लिस्टिंग होनी है कि अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, स्नैपडील पे या किसी ई कॉमर्स पोर्टल पे लिस्ट होना है आपको, तो आपको क्या है कि मान के चलिए कि आपका 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे भी काम हो सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि आप जीएसटी लेते हैं, साथ में आप एमएसएमई सर्टिफिकेट भी लेते हैं, तो आपके जो सीए हैं उनके फ़ी देने पड़ेंगे क्योंकि जीएसटी का फ़ी कुछ है नहीं, एमएसएमई लेने का कोई सरकारी खर्चा है नहीं। ट्रेडमार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो लोग बहुत मिस कर रहे हैं आज के डेट में। तो आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए, बिकॉज ट्रेडमार्क आपका आइडेंटिटी है जिसके थ्रू लोग आपको पहचानेंगे और समझेंगे। तो एक ट्रेडमार्क लेने के खर्चे हैं। अब ट्रेडमार्क लेते समय भी आई थिंक अनिकेत सर ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपको पर्सनल नेम पे ट्रेडमार्क लेना चाहिए या आपको कंपनी के या फर्म के नाम पे ट्रेडमार्क लेना चाहिए। बिल्कुल। फिर आपको उस रेस्पेक्टिव क्लास में ट्रेडमार्क लेना चाहिए। तो ट्रेडमार्क का ऐसा है कि जितने डिफरेंट क्लासेस में आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं उन क्लासेस में आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए। तो एक खर्चा ये है। तीसरा खर्चा है कि मैं सजेस्ट करता हूं कि आप करेंट अकाउंट खोलें। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आप सेविंग अकाउंट पे भी काम कर सकते हो अगर आपका प्रोप्राइटर से बिजनेस है तो, बट मैं बोलता हूं आप करेंट अकाउंट पे ही बिजनेस करो। क्योंकि क्या होता है कई बार ना कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो आपका प्रोडक्ट अमेजन से या किसी पोर्टल से या आपके खुद के पोर्टल से खरीद तो लेंगे, बट बाद में जब उनको बल्क में इंक्वायरी होती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी बल्क में इंक्वायरी होती है तो अगर आपसे डायरेक्टली ऑफलाइन भी अप्रोच करता है तो जब आप उनके लिए बिलिंग करेंगे तो वो आपके सेविंग अकाउंट में पैसे देना सही नहीं समझते हैं। तो एक करेंट अकाउंट खुलवा लें, सरकारी बैंक में खुलवा लीजिए, प्राइवेट बैंक में खुलवा लीजिए, ये आपका चॉइस है। जी बिल्कुल। तीसरा खर्चा है कि आपको एक प्रिंटर चाहिए। तो प्रिंटर आपको ऐसा लेना है जो अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह के सबके साथ काम आ जाए। तो आप TSC DA 310 एक प्रिंटर होता है जो अमेजन कंप्लायंट है, तो आप एक प्रिंटर ले सकते हैं जिसका कॉस्ट तकरीबन 20,000 रुपये है। उसके बाद आपको पैकेजिंग मटेरियल में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको पैकिंग मटेरियल लेने पड़ेंगे, बबल लेने पड़ेंगे, कोरुगेटेड बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। इसके बाद आता है कि आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उस इन्वेंट्री का एक कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। तो ये सारे कॉस्ट में अगर कोई बहुत बेसिक लेवल पे है और बहुत छोटे से भी शुरू करना चाहता है तो मैं उसको यही कहूँगा कि आप 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना वेबसाइट बनाने जाएंगे तो फिर आपको अपने वेबसाइट बनाने के एक एडिशनल खर्चे आएंगे। आपने कैटेगरी के बारे में बात की। सो कैटेगरी जब आप बात कर रहे हैं सो हर प्रोडक्ट की अलग कैटेगरी होती है या एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं? कुछ इसका 1-2 लाइन में ही आप बताइए, हमारे व्यूअर्स को ये जानने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी जो है आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। कैटेगरीज आप कुछ भी कर सकते हैं सेलेक्ट, बट मेरा जो सजेशन होता है आज के यूथ को, मैं यही बोलता हूँ कि आप यूटिलिटी ड्रिवन प्रोडक्ट्स पे जाइए, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट ना हर घर को होती है। तो जब आप यूटिलिटी ड्रिवन प्रोडक्ट्स में जाते हैं फिर आप कैटेगरी डिसाइड करते समय ऐसा देखिए कि उस कैटेगरी में अगेन रिटर्न्स के कितने इश्यूज। अगर आप अपैरल और फुटवेयर कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको अपैरल और फुटवेयर ट्रेडिंग की बजाय अगर कोई मैन्युफैक्चरर करना चाहे तो मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, बट ट्रेडर वाले को, ट्रेडिंग वाले को मैं अपैरल और फुटवेयर करने की नसीहत नहीं देता हूँ। तो हमें कैटेगरी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है उस कैटेगरी की मार्केट में, उसके ग्रोथ कितने हाई हैं, रिपीट परचेजेस कितने ज़्यादा हैं, इन फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कैटेगरी डिसाइड करते समय।
और अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कोविड एक ऐसा समय आया था जो हमारे बिजनेस के लिए पूरी दुनिया में एक बहुत अलग लेवल की चीज़ लेके आया था। तो अगर बहुत लोग ऐसे थे जो कोविड में उनका बिजनेस खराब हो गया, बट अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज करते हो तो आपके क्या है कि अगर कोई कैटेगरी आपका फ्लॉप भी होता है तो आपकी दूसरी कैटेगरी आपको उठा ले सकती है। मनीष जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि कहा जाता है कि ई कॉमर्स इज किलिंग द रिटेल हाई स्ट्रीट बिजनेस। आप इससे सहमत हैं या आपको लगता है कि ई कॉमर्स को बहुत हद तक सपोर्ट करता है, रिटेल बहुत हद तक, उसका रिटेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक ई कॉमर्स बिजनेस को सपोर्ट करता है? कुछ इस बारे में बताएं। डू यू थिंक द बिजनेस इज डाइंग, द रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, द स्टोर्स, और डू यू थिंक दे आर टुगेदर हैंड इन हैंड? दीप्ति जी, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ई कॉमर्स किसी भी ऑफलाइन रिटेल को किल नहीं कर रहा है, वो हैंड इन हैंड ही है आज की डेट में, बिकॉज वो कस्टमर को बेनिफिट पॉइंट है ऑफलाइन। कस्टमर वहाँ जाके उसको फील कर सकता है, प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकता है, स्मेल कर सकता है एंड अपने यूज़ अनुसार उसको एक बारी चेक कर सकता है। उसके बाद वो चाहे ऑफलाइन खरीदे या ऑनलाइन खरीदे, उसमें एक्सपीरियंस उसको फिजिकल स्टोर पे ही मिलेगा। नाउ ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि आपका पेमेंट गेटवे बहुत फास्ट हो जाता है, तो आपको कैश या एक्सचेंज का अमाउंट का वैल्यू का चिंता नहीं करनी पड़ती। सेकंड, ऑफलाइन में आपको सुविधा ये है कि आप जैसे आज की डेट में ज़्यादातर सब लोग काम कर रहे हैं, तो उस केस में घर पे सुबह से लेके शाम तक किसी की अवेलेबिलिटी होती है और कभी कभी नहीं होती है। हाँ जी। तो शाम के समय जो भी वर्किंग लोग हैं वो उस स्टोर से जाके भी अपना प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं, और फिर अगर रिटर्न करना चाहें किसी वजह से कि वो उनके हिसाब में नहीं आया या मतलब में यूज़ नहीं आया, तो वो अपने स्टोर पे वापस कन्वीनियंसली जाके रिटर्न कर सकते हैं। एंड इससे रिटर्न रेशो में भी इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी ई कॉमर्स के लिए, क्योंकि फिज़िकल डैमेज नहीं होता, डबल टाइम लॉजिस्टिक्स नहीं होता, रिवर्स लॉजिस्टिक्स का, एंड ईज़ आउट ऑफ पिल्फरेज नहीं होता। सो ये चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं ऑफलाइन और ई कॉमर्स के बेनिफिट से। सो दोनों हैंड इन हैंड है, कोई किल नहीं कर रहा किसी को भी बिज़नेस को। ये गलत धारणाएं हैं जो आज की डेट में खाली ई कॉमर्स के थ्रू ही बिज़नेस होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑफलाइन एंड ई कॉमर्स दोनों साथ में ही चलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे सर को ऐड करूँ तो अगर मैं यहाँ पे सर को ऐड करना चाहूँ, बताएं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सर को ऐड करना चाहूँ तो जी, मैं ये बिल्कुल। बोलूँगा कि जो भविष्य है वो O2O का है। अब O2O से आप ऑफलाइन टू ऑनलाइन समझ लें जी, या ऑनलाइन टू ऑफलाइन समझ लें, और बहुत सारे रिटेल स्टोर्स जो हैं वो आपके लिए, ई कॉमर्स वालों के लिए एक उनके फिजिकल हब की तरह भी काम करते हैं। तो जो सर ने बोला बहुत करेक्ट बोला कि जो भविष्य है वो दोनों को साथ में ही लेके चलने का है। सो मुझे एक बात बताइए, क्या ये लॉजिस्टिक्स सेंटर की तरह भी ये रिटेल के फिजिकल स्टोर्स एक्ट करते हैं या सिर्फ ये सेल्स को देखते हैं? मैं इस पे आपको ये कहना चाहूँगा कि ये लॉजिस्टिक सेंटर की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। ये मिनी लॉजिस्टिक सेंटर्स बनते जा रहे हैं जहाँ पर आप सामान ले भी जा सकते हैं अपना, और वापस जो आपने करना है वो भी आप कर सकते हैं। सो इजी इन एंड इजी आउट एक्सेस हो रहा है, एंड कस्टमर को एक्सपीरियंस मिल रहा है कि वो फिज़िकली अपना प्रोडक्ट चेक भी कर सकता है ताकि उसका यूजेज कितना है उसका, दैट पर्टिकुलर इज़ ड्रिवन। कभी किसी चीज़ की लेंथ विड्थ समझ में नहीं आती है, तो वो आप जब फिज़िकली किसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं, जैसे मैं घड़ी की बात करूं या शूज़ की बात करें, तो वो अगर जब तक पहन के नहीं चेक कर लेते तब तक हाथ में समझ में नहीं आता, चाहे हम जितना मर्जी डिजिटल चले जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिकेत जी,
बहुत शानदार डिस्कशन चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के मैजिक के बारे में, बट एक समय था, मुझे अभी भी याद है कि जब हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने में कितना डरते थे, कई लोग अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देने में डरते थे, बट आज बेफिक्र होकर के हम शॉपिंग करते हैं, हम अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं या यूपीआई से पेमेंट करते हैं। सो कैसे आपको लगता है बैंक्स ये थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर पाते हैं और एक कस्टमर को ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर पाते हैं? इसमें ये जो ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हमारे रिजर्व बैंक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बहुत हो रहे थे। तो रिजर्व बैंक ने कहा कि भाई एक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, OTP कंफर्मेशन के बाद ही पेमेंट रिलीज होगी। दूसरा एक सिस्टम है जो चार्ज बैक का, जिसको स्ट्रेंथन किया गया। चार्ज बैक में ये है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे ऐसा कोई चार्ज आ रहा है तो वो जो आपने खर्च नहीं किया है तो आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हो और बैंक जो है वो पैसा वापस ले लेगा मर्चेंट से। सो चार्ज बैक एक ऑप्शन है। ये आप बहुत सारे देखोगे चार्ज बैक के क्लेम्स गेमिंग कंपनियों में, ई कॉमर्स में भी आते हैं। इसमें यही है कि मेरा क्रेडिट कार्ड मेरी जानकारी के बिना किसी और ने यूज कर लिया, चोरी हो गया, यूज किया, OTP ले लिया मेरे से फ्रॉड करके, तो मैं कंप्लेंट करता हूं तो बैंक चार्ज बैक करके वो पेमेंट होल्ड कर देता है, वो सेटलमेंट में पड़ा रहता है, फिर पुलिस इंक्वायरी करती है साइबर क्राइम। तो यहाँ पे ना क्रेडिट जो है वो रिजर्व बैंक का है। फ्रॉड्स हो रहे हैं अभी भी, बिकॉज लोग जो है OTP फ़ोन करने पे इनोसेंटली दे रहे हैं, वो उनकी अवेयरनेस है। तो काफ़ी सरकार अवेयरनेस कैंपेन चला रही है। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम ई कॉमर्स बिजनेस की बात करते हैं, और ये खास करके हमारे व्यूअर्स के लिए सवाल है, वो व्यूअर्स जो कि ई कॉमर्स बिजनेस को अपना फ्यूचर बिजनेस गोल बनाना चाहते हैं, तो अभिषेक जी आपसे जानना चाहेंगे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग के समय पिक्चर्स, वीडियोस की क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों कहा जाता है कि बहुत हाई रेजोल्यूशन के प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स होनी चाहिए? और साथ ही आप HSN कोड के बारे में बताइएगा, क्यों ज़रूरी होता है HSN कोड, और प्रोडक्ट कैटेगरी डिफाइन करने में HSN कोड का कितना बड़ा हाथ है? देखिए, HSN कोड तो ऐसा है कि पहले टैक्स की चोरी बहुत हो रही थी, तो टैक्स की चोरी को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर डिफाइन करना था, जिसके लिए HSN कोड लाया गया। तो आपको मिनिमम 4 डिजिट के HSN कोड यूज करने होते हैं, और HSN कोड से आप प्रोडक्ट का टैक्सेस के बारे में पता चलता है कि वो प्रोडक्ट आपका 5% टैक्स में है, 18% टैक्स में है। और रही बात की लिस्टिंग करते समय हमें किन पहलुओं पे ध्यान देना है, तो डेफिनेटली इमेजेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिकॉज अनलाइक ऑफलाइन रिटेल जहाँ पे आपके पास सेल्स बॉय या गर्ल्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, जी बिल्कुल, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। बट ई कॉमर्स में आपके पास कोई ऐसा होता नहीं है, तो आपका जो इमेज है और कंटेंट है वो बेसिकली आपके लिए एक साइलेंट सेल्स पर्सन का काम करता है। बिल्कुल सही। तो अगर आप इमेजेस डाल रहे हैं तो आपको इमेजेस डालते समय ये ध्यान रखना है कि जिस किसी भी वेबसाइट पे डाल रहे हैं, आप अपने खुद के वेबसाइट पे डाल रहे हैं, तो उसकी परमिसेबल लिमिट क्या है, कितने साइज का इमेज होना चाहिए और किस रिजोल्यूशन का इमेज होना चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे फर्स्ट इमेज आपका व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, बाकी इमेजेस में आप प्रॉप्स यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इमेजेस ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप कंटेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा डाल देते हैं, बट कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता है या उतनी एनर्जी वो लगाना नहीं चाहता कि वो सारे कंटेंट पढ़े। तो इमेजेस या वीडियोस अगर आप डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आजकल अमेजन के प्लेटफॉर्म पे एक नया कॉन्सेप्ट है A+ लिस्टिंग। अगर आप A+ लिस्टिंग कर सकते हैं, जो इनहैंस्ड स्टेप ऑफ द लिस्टिंग है, तो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि पिक्चर से ना कस्टमर अपने आप को रिलेट कर पाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब एक प्रोडक्ट कस्टमर के साथ बात करे, उसके साथ एक रिलेशन डेवलप करे, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए हम बेच प्रोडक्ट रहे हैं, बट मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट बेचने से पहले हम एक स्टोरी बेच रहे हैं, एक मैजिक बेच रहे हैं, एक रिलेशनशिप बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए प्रोडक्ट का फोटोशूट, वीडियो और उसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको प्रोडक्ट का डायमेंशन, वेट, यूटिलिटी जितना आप अच्छे से बता सकते हैं उतना अच्छा है। इससे के फायदे ये हैं कि आपके रिटर्न्स बहुत लो हो जाते हैं।
काफ़ी क्लैरिटी दी अभिषेक जी आपने, सब समझ में आ रहा है। अब मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ रहा है कि अगर ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना है तो उसे किन किन बातों पर खासकर गौर करना है। मनीष जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सेलर्स इतने सारे और प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट पे पता नहीं कितने सारे सेलर्स हैं, सो हाउ डू यू थिंक अ सेलर शुड शोकेस द प्रोडक्ट सो दैट उसकी सेलेबिलिटी बढ़ जाए, ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करें और उसे ज़्यादा पसंद किया जाए? और बिजनेस में मार्केट में रहने का भी, एक पोजीशनिंग करने का भी एक ये तरीका होना चाहिए। इस बात पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो अभिषेक ने एक शब्द बोला कि जो इमेज है वो अपने आप से बोलनी चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम सेलर, कोई भी सेलर अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है, उसको उस प्रोडक्ट की पूरी यूटिलिटी का यूजेज एक्सप्लेन करते हुए उस इमेज से ही उभारना है, बिकॉज वो प्रोडक्ट फिज़िकली कस्टमर के पास नहीं है, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर को दिखाया जा रहा है। सो वो प्रोडक्ट जो उस सेलर को सेल कर रहा है उसको ये समझना पड़ेगा कि वो किस एज ग्रुप को दिखा रहा है या किस सेक्टर ऑफ पीपल को दिखा रहा है। उसके बेसिस पे उसको उस प्रोडक्ट को एनहांस करते हुए उसकी इमेजेस की यूटिलिटी उस पर्टिकुलर कस्टमर के यूजेज के हिसाब से ही उसको शोकेस करनी चाहिए ई कॉमर्स में। तभी वो कस्टमर उसको समझ पाएगा और उसको वो खरीदने की क्षमता रख पाएगा, नहीं तो कोई यूटिलिटी नहीं आ सकती उसकी। अनिकेत जी, आप बताएंगे कि कैसे राइट HSN कोड से टैक्स कैलकुलेशन किया जा सकता है, और GST जैसे कंप्लायंसेस के बारे में भी आप बताइए, क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। सो HSN कोड में टैक्सेशन के लिए जो आया था, ये कस्टम्स से स्टार्ट हुआ था और बाकी सब में यूज हो रहा है। बिकॉज इसमें क्या है कि जो गुड्स है उनकी क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाती है। तो जो लोग पहले करते थे ना कि इस कैटेगरी में नहीं उस कैटेगरी में टैक्स दे दे, वो ऑप्शन उनके पास नहीं रहता है। जी बिल्कुल जी, तो वो टैक्सेशन क्लियर है और डिस्प्यूट कम है, तो बिजनेसमैन बिजनेस पे फोकस करेगा बजाय कि वो टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने में कि मेरा इस कैटेगरी में करो उस कैटेगरी में करो। क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, या तो आप जुगाड़ सेटिंग कर सकते हो या धंधा कर सकते हो, दोनों नहीं होता। दूसरी चीज़ है कि GST कंप्लायंस का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप लोन लेने जाते हो, आप फंड रेज करने जाते हो, तो टर्नओवर वही काउंट होता है जिस पे GST पेड है। आपने कैश में सेल कर दिया, वो नहीं काउंट होता। तो GST कंप्लायंस की वहाँ भी इम्पोर्टेंस है। दूसरा क्या है कि अगर आप GST नहीं पे करोगे, सरकार फाइन के साथ रिकवर करेगी, आपके 10 प्रॉब्लम उसकी वजह से और बढ़ जाती है। आप ना लोन ले सकते हो, GST बार बार आप लेट जमा कर रहे हो। तो कोई आदमी अगर इन्वेस्टर आएगा देखेगा यार ये आदमी जो है GST पे नहीं कर रहा, आगे पीछे जमा कर रहा है, उसको लगेगा ये सीरियस ही नहीं है धंधे पे। एंड आज की डेट में 2 रुपया जो टैक्स चोरी करके बचाते हो, उसकी जगह आप वैल्यूएशन में 20 रुपया कमा सकते हो। छोटा काम है टैक्स की चोरी, 2 में कैश में सेल दिखाना। बड़ा काम जो है ना, वो है कि आप GST पे करो, प्रॉपर फंड कंपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करो, वैल्यूएशन लो, इन्वेस्टर लाओ, बैंक लोन उठाओ। तो वो है कि हमारी चॉइस क्या है। GST कंप्लायंस का फ़ायदा ये है कि आप बड़ा सोच सकते हो। सो बहुत क्लैरिटी के साथ आपने समझाया, बहुत समझ में आया कि GST का इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हर सेलर को टाइम पर अपना टैक्स पेमेंट करना चाहिए। सो अभिषेक जी, आपसे मेरा एक सवाल है, मैं ये जानना चाहूँगी, ये बहुत बड़ा मेहनत टास्क है, 30% रिटर्न, और किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में आप इससे तो बच ही नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। रिटर्न्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द एंटायर शो, द एंटायर बिजनेस। How do you think that can be tackled, and do you think retail physical infrastructure is supporting it in a manner कि लॉजिस्टिक का या वेयरहाउस के लिए जगह या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये? सो कुछ बताएं इस बारे में। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, मेहनत।
अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करने जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक बहुत ही हरकुलियन टास्क और एक मेहनत टास्क लेके ही आ रहे हैं। तो रिटर्न्स जो है आपके लिए रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। हाँ, चिंता का विषय है कि रिटर्न्स बहुत हाई हैं, उसको कैसे कम किया जाए। रही बात 30% रिटर्न की, तो वो ओवरऑल लागू नहीं होता है, वो बेसिकली आपके अपैरल और फुटवेयर पे है जिस पे रिटर्न्स हाई है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज भी है जिसमें रिटर्न रेट मतलब वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है, या बहुत ऐसी कैटेगरी है जिसका रिटर्न रेट 5% से भी कम है। तो मैं तो सबसे पहला सजेशन यही देता हूँ कि आपको कैटेगरीज वही सेलेक्ट करनी चाहिए जिस पे रिटर्न्स के चांसेस कम हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास ऑफलाइन रिटेल की भी प्रेजेंस है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, तब आप अपैरल और फुटवेयर भी करिए। बिल्कुल। तीसरा आपने बोला कि कैसे फिजिकल स्टोर जो है इसको हैंडल कर सकता है या हेल्प कर सकता है। जी जी। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ब्रांड है डिकैथलॉन। जी जी। तो आप डिकैथलॉन के वेबसाइट पे परचेज कर सकते हैं, और आपको रिटर्न करना है तो आप उनके स्टोर जाके भी नियरेस्ट स्टोर पे रिटर्न कर सकते हैं। उसके फायदे ये हैं कि साइज का अगर इशू है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है तो आप स्टोर पे जाकर के कम से कम अपने साइज का आप ट्राई करके फिर कर सकते हो। उससे बेनिफिट क्या है कि आपने एक दफ़ा रिटर्न किया, फिर आपने दूसरा उसको रीऑर्डर किया, जब दूसरा साइज आया वो भी आपको फिट नहीं हो रहा है। जी हाँ। तो आपका भी टाइम खराब हो रहा है, आपके खुद के जिस इवेंट के लिए, जिस पर्पस के लिए आपने प्रोडक्ट परचेज किया था वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो बेहतर अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप जिसके फिजिकल स्टोर से अवेलेबल है आप वहाँ जाकर उनको रिटर्न कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ई कॉमर्स कंपनीज को भी ना कुछ प्लान्स और कॉम्प्लायंसेस बनाने पड़ेंगे जहाँ पे कस्टमर के लेवल पे, मेरे को ये शब्द बोलना नहीं चाहिए, बट कस्टमर के लेवल पे भी प्रोडक्ट्स चोरी हो जाते हैं। तो वहाँ पे रिटर्न्स लेते समय उनको अपने पिकअप बॉयज़ को गाइड करना होगा कि जो स्क्रीन पे आपको फोटो आ रहा है कस्टमर वही प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार कस्टमर कुछ पुराने प्रोडक्ट्स भी दे देता है, वो शूज़ नया खरीदेगा, 6 महीना पहना हुआ शूज़ वापस कर देगा। तो उस समय ये ध्यान रखना है और उस समय पे डिस्प्यूट रेज करना है ताकि एटलीस्ट जो सेलर है उसको प्रॉपर क्लेम मिल सके। तो हमें कुछ अपने कंप्लायंसेस लेवल पे हैंडलिंग करनी पड़ेगी। एक हैंडलिंग का रिटर्न का बहुत बड़ा रीज़न है प्रोडक्ट हैंडलिंग। जो ई कॉमर्स कंपनीज के जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर है ना, ये प्रोडक्ट को बहुत प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं। मैंने खुद भी कई वेयर हाउसेज विजिट किए हैं जहाँ पे मैंने देखा कि वो बहुत गलत तरीके से प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं। अगर उसके ऊपर फ्रेजाइल का या हैंडल विद केयर का स्टिकर लगा, उसके बावजूद भी उसको रख रखाव ठीक से नहीं करते हैं। तो आपको वेयर हाउस लेवल पे भी आपको इसको सही करना पड़ेगा। सो अभिषेक जी ने मेंशन किया कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जिसमें रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं। मनीष जी कुछ बताना चाहेंगे, अपनी राय देना चाहेंगे कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स में रिटर्न्स कम होते हैं, या कंज्यूमर की यूटिलिटी आइटम्स या किस तरीके के आइटम्स? आप थोड़ा क्लैरिटी दें। जिस तरह खाने पीने के पदार्थ में रिटर्न आपके बहुत ही नामात्र होते हैं, पर्सनल यूजेज के प्रोडक्ट्स में भी रिटर्न्स ऑलमोस्ट नील के बराबर हैं। उसका मेन कारण ये है कि जो ई कॉमर्स में पॉलिसी है कि जो खाने पीने का पदार्थ है अगर वो रॉटन है या ख़राब है या एक्सपायरी बाई मिस्टेक एक्सपायरी पहुंचा है आपके पास, तो वो रिटर्न लेना जायज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या ऑफलाइन स्टोर उसको नहीं, आपसे वापस नहीं लेने का प्रण नहीं ले सकती। उसको आपसे वापस लेना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो अपना कस्टमर का बैड एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। इस केस में ये है। पर्सनल केयर के केस में ये आता है कि क्योंकि आपने उसको पर्सनल यूज़ किया होगा, लाइक हेयर कॉम्ब हो गया, वो आपने कहीं ना कहीं अपने हेयर कॉम्ब को यूज़ किया, उसके बाद आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है जी। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट इमेजेस जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो प्रोडक्ट की इमेज के अंदर जो डिटेलिंग करना कि आपके ड्राई हेयर है, आपके ऑयली हेयर है, आपके स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है जी, तो उस टाइप के आप अगर चीज़ें उसमें इमेज में दर्शाते हैं और उसको बताते हैं तो कस्टमर को यूजेज में समझ में आता है, तो उससे रिटर्न रेशियोज़ कम हो जाते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें रिटर्न्स की बहुत कम अपेक्षा है। जी हाँ। और इसके बाद बल्कि प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं, फर्नीचर हो गए, तो फर्नीचर स्टोर्स जितने भी रिटर्न्स आते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपनी पहले यूटिलिटी स्पेस को मेजर कर लें राइट पर्पस से। तो इसमें भी अब ई कॉमर्स में बहुत अच्छे से एडवांसमेंट आ गई है। वो आपको कहते हैं कि जो आपका लिविंग स्पेस है, जैसे कोई सोफ़ा प्लान कर रहा है या कोई डाइनिंग टेबल प्लान कर रहा है, जी हाँ, तो वो आप अपने लिविंग स्पेस पे उस प्रोडक्ट को लगा के इमेज, वर्चुअल इमेज के थ्रू आप लगा के चेक कर सकते हैं आपके वहाँ पे सूट कर रहा है या आपके पैलेट ऑफ कलर के साथ सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। तो उसके हिसाब से आप अपना मार्गदर्शन करके ले सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है आपका मेजरमेंट का सिस्टम। जी हाँ। तो उन्होंने क्लियरली आपको मेजर करके दिखाया है कि आप में देखिए, सेंटीमीटर में देखिए, या फर्नीचर के केस में फीट में देखिए, या इंचेस में देखिए। उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो ये रिटर्न्स को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। जितना डिटेल आप एक्सप्लेन करेंगे ई कॉमर्स के अंदर कस्टमर के लिए, उतना कस्टमर को बेनिफिट होगा और उतना रिटर्न रेशो कम होता जाएगा। जब हम ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, मनीष जी ने बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम बेहतर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और कैसे ई कॉमर्स अपने कंज्यूमर का बहुत ध्यान रखता है कि उसकी नीड के हिसाब से वो प्रोडक्ट सेल करे। अनिकेत सर, जब हम आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हम जब बात करते हैं ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की, तो आपको कैसे लगता है कि रिटेल, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी मिल करके ये सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं और ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की तरह इंडिया को हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दिखा पा रहे हैं? ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है कोरोना का। कोरोना के टाइम में लोग दुकान पे जा नहीं सकते थे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जो चीज़ों को एक अलग लेवल पे ले गई। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार खरीदना चाहते हो टाटा का, तो ऐप मौजूद है जो आपको उस कार का जो आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके जो भी पता करोगे वो सारा ऑनलाइन डेटा आपको दे देगा। कार कैसा दिखता है, उसका म्यूजिक कैसे चलेगा, उसका टायर कैसे बदलेंगे एंड ऑल दैट। अभी फैशन में और फुटवियर में अभी मेरे फ्रेंड ने एक कंपनी लॉन्च की है, योसो करके, ऑगमेंटेड रियलिटी। जी बिल्कुल। वो क्या करते हैं, आपका पिक्चर लेते हैं और उससे आपका मेजरमेंट लेते हैं। दे डोंट आस्क यू योर साइज आपका क्या है, वो आपका मेजरमेंट लेके और फिर आपके साइज के कपड़े आपको दिखाते हैं। उनका चैटबॉट आपसे बात करता है और वो वीडियो में दिखाता है, वर्चुअल मॉडल को पहना के आपके ही एग्जैक्ट आपका क्लोन खड़ा करता है वहाँ पे। वो चल के, उठ के, बैठ के बताता है कि ये कपड़ा आप पे कैसा दिखेगा। सो उनका ऐप अभी बीटा टेस्टिंग में है, ऑर्डर्स आए हैं और उसमें रिटर्न बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि जो मेजरमेंट की प्रॉब्लम है, मेरे पे ये कपड़ा फिट करेगा या नहीं, कहाँ पे कपड़ा मुड़ेगा। सो टेक्नोलॉजी आज की डेट में ग्लोबल में ऐसे लेवल पे जा रही है। इसी तरह की चीज़ हम यूएस में भी वो लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो योसो मैंने बोला। तो ई कॉमर्स में सर, आपसे माफ़ी चाहेंगे बट हम नेशनल टीवी पे हैं, तो हम ब्रांड के नाम ना लेकर के हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, डिजिटल गोल्ड का चक्कर है जी बिल्कुल कि भाई आपको गोल्ड खरीदना है, तो दे ऑफर यू कि आपको ऑफर करते हैं कि भाई आप ऑनलाइन ही खरीद लो। रेट्स हैं, आपको चाहिए वो गोल्ड आपको डिलीवर कर देंगे, आपको चाहिए कि वो सेफ्टी में रखें तो वो सेफ्टी में भी रखेंगे। तो ऐसे ही करके इसमें भी 2-3 है, मैं नाम लेता हूँ लोग। तो इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऑगमेंटेड रियलिटी करके वर्ड यूज हो रहा है, वहाँ पे जा रही है। जो आपको कोई फर्नीचर आपके घर में कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें आप पिक्चर अपलोड करते हो, वो आपको बिल्कुल वैसा लुक एंड फील कराएंगे। जी बिल्कुल। एंड आप ये कहो कि मेटावर्स में दुकान खोल रहे हैं, अब ई कॉमर्स से ये मेटावर्स में दुकान खोलने पे जा रहे हैं। ग्लोबली भी ऑगमेंटेड रियलिटी और एआई पे काम हो रहा है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम काम जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो इंडिया में हो रही है जी। और मगर वो लोग जो है वो बाहर बैठे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास जो एक बहुत बड़ा एसेट है इंजीनियर्स का पूल, वो कहीं नहीं है। अब आता है ग्लोबल पेमेंट की, तो पेमेंट के लिए आज की डेट में पेमेंट गेटवे इंटरनेशनल, नेशनल अवेलेबल हैं, वो अच्छे खासी सिक्योरिटी मैकेनिज्म और ये प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल। अभी भी ई कॉमर्स में फ्रॉड हो रहा है, मैं कहाँ हो रहा है, जैसे आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए जो कि कहता है कि भाई आपका इमेज, आपने जैसे इंस्टाग्राम है, आपने इमेज अपलोड कर दिया, उसके बेसिस पे वो आप डायरेक्ट वेंडर को पे कर रहे हो, तो वेंडर वहाँ पे फ्रॉड है। बट जहाँ पे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पैसा ले रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डिनाई करते और वो पूरा चेक करते हैं आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो। सो जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में एक ऐसे लेवल पे जा रही है जब आपको वो चाहती है कि आपको घर, दुकान गए बिना दुकान की फीलिंग आए। बिल्कुल, बहुत सही आपने बताया। बिना दुकान गए, घर के आराम में, घर के कंफर्ट में आपको दुकान जैसी फीलिंग आए। आप अपना मन पसंदीदा सामान घर पे बैठ के अपनी लग्जरी में ऑर्डर कर सकते हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी। इंडिया ग्रोइंग अप विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सो सोशल मीडिया के बारे में भी कुछ बताएं। कैसे लगता है आपको सोशल मीडिया
ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है? सोशल मीडिया अभी नीड ऑफ द आवर हो गया है। जी बिल्कुल। ठीक है, आपको एक्सटर्नली ट्रैफिक को लाना पड़ेगा, या तो अपने खुद के वेबसाइट पे, या आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या जिस भी पोर्टल पे आप सेल कर रहे हो, तो आपको डिजिटल मीडिया का सही इस्तेमाल करना होगा। मेटा एड्स चलाने होंगे, फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट करिए, इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टीजमेंट करिए, आप लिंक्डइन के ऊपर भी करिए, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, आप अपने ग्रुप्स के थ्रू, जैसे भी आप मार्केट कर सकते हैं मार्केट करिए। बिकॉज बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो दिखता है वो बिकता है। अब आप कस्टमर के घर तक, उसके दिमाग तक, उसके जेहन तक कैसे पहुंच सकते हैं, आपको देखना होगा। जैसे इंस्टाग्राम आज के डेट में एक बहुत ऐसा ऐप है या प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा जो यूज़र है उसका टाइम कंज्यूम कर रहा है आज के डेट में। तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक को, मेटा एड्स को आज के डेट में आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो सोशल मीडिया आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने में और ट्रैफिक को उस पेज पे लाने में, आपके वेबसाइट पे या जो भी मार्केट प्लेस मॉडल पे आप लिस्टेड हो, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, और आपको बहुत कंपनियों ने आज के डेट में सोशल मीडिया के लिए अपने यहाँ रिक्रूटमेंट्स कर रखे हैं कि उनके पास सोशल मीडिया प्लेयर्स हैं जो सोशल मीडिया उनका पूरा हैंडल कर रहे हैं। एजेंसीज हैं, ब्रांड एजेंसीज हैं, सोशल मीडिया हैंडल कर रही है। बहुत सही, बहुत खूबसूरती से आपने जवाब दिया अभिषेक जी। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मार्केटिंग का रिटेल के ब्रांड प्रमोशन में क्या रोल होता है, और क्या मार्केटिंग के थ्रू हम दूर दराज में, अपने रूरल एरियाज़ में जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर पाते हैं? ई कॉमर्स उन तक भी पहुंच पाता है? दीप्ति जी, मैं इस विषय में आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केटिंग एक अहम अंग है इस समय किसी भी बिजनेस हाउस को चलाने के लिए। और ई कॉमर्स की दुनिया में या डिजिटल की दुनिया में आज की डेट में मार्केटिंग हैंड इन हैंड अगेन है जी। क्योंकि आज हर कोई स्मार्टफोन लेके चल रहा है। जब किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो टेक्नोलॉजी का यूजेज भी करना जानना चाह रहा है। उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसको उसके फ़ायदे मिल रहे हैं। उस केस में जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जी बिल्कुल, वो अपना लिवरेज, यूजेज एंड एक्सपोजर उस कस्टमर के साथ शेयर करना चाहती है। जी बिल्कुल। जितनी भी टेक्नोलॉजी उस ई कॉमर्स कंपनीज़ के साथ है वो उस कस्टमर को एक्सपीरियंस दिलाती है, तो कस्टमर को घर बैठे उसकी सुविधाएं होती हैं। और जितनी भी आज की डेट में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जी, all your deliveries has been handled through very ease out and reach of pin codes. आज अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें, they are very much reachable to deepest of India's pin code sections. And e-commerce के साथ Amazon ने और पोस्ट ऑफिस ने जुड़ के इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, जिस केस में लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी के डीपेस्ट पॉइंट तक जी हाँ, डिलीवरी हो रही है। सो ये सरकार का भी इनिशिएटिव रहा है, इस केस में बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, एंड उसी से कस्टमर जो है जागरूक हो रहा है। यूपीआई का योगदान इसके अंदर एक और रहा है, जिसके थ्रू कस्टमर इजीली पेमेंट कर पाता है और कोई चेंज के लिए उसको परेशान नहीं होना पड़ता। जो भी उसका अमाउंट देना है उसको, वो एग्जैक्ट अमाउंट वो यूपीआई के थ्रू भी पे कर देता है। बहुत ही खूबसूरती से। मनीष जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी। आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी जानकारी मिल रही है हम लोगों को, और हमारे व्यूअर्स को भी बिज़नेस के बारे में काफ़ी क्लैरिटी आ रही होगी। अनिकेत जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, कुछ गाइडेंस जो आप आज के नए एंटरप्रेन्योर को देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? हमने बात की जो दिखता है वो बिकता है, हमने ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की, और भी हमने बहुत सारी बातें की जो कि किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने में मदद करेंगी। बट एनी स्पेसिफिक गाइडेंस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर व्यूअर्स? एंटरप्रेन्योर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये पहला काम है ये साटना कि वो क्या बेचना चाहते हैं, और क्या बेचना चाहते हैं तो अपने को कस्टमर की जगह रख कर सोचे कि वो इस आदमी से क्यों खरीदेंगे। जी बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हम ई कॉमर्स शुरू करना चाहते हैं, तो अच्छा क्या बेचोगे, तो सर ये बताओ क्या बिक रहा है, वही बेच देते। जी हाँ, ये जी नहीं हाँ। चलता है। आपके पास क्या है, आप बैठे हो ऐसी जगह जहाँ आलू की फसल बहुत होती है, जी जी, आप वहाँ से कहो कि नहीं अब मैं सलगम बेचूंगा, नहीं जी, चलेगा। जी। तो आप अपनी लोकेशन पे, आपके जो रिलेशनशिप है, ओवर अ पीरियड आपने नेटवर्क बनाया है, आप देखो कि क्या चीज़ आप बेच सकते हो और लोग खरीदे क्यों, आपका सामान औरों से सस्ता है,
आपका सामान औरों से बेहतर है? क्या ऐसा रीज़न है कि लोग आपको खरीदेंगे? सर, एक बार ये हमारा टाइम अब ख़त्म होने वाला है और हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारे ईमेल आईडी hopddurdu@gmail.com आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके साथ आप हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर।